माननीय प्राचार्य महोदय और हमारे सभी शिक्षक बंधु, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय गढ़वा में इन हाउस ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज दिनांक 22/3/2022 को मुझे यानी अनिल कुमार टीजीटी हिंदी को मेरा जो शीर्षक है आज का इन हाउस ट्रेनिंग का, वो है टीचिंग स्ट्रेटजी इन हिंदी सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की रणनीतियाँ। किन रणनीतियों के माध्यम से हम हिंदी शिक्षण को माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं या प्रभावी बना सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। आज मैं इसी शीर्षक पे टीचिंग स्ट्रेटजी इन हिंदी सेकेंडरी लेवल पे मैं आज जो है कि एक रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं अनिल कुमार टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय गढ़वा KVS RO रांची में कुछ सामग्री लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम समझेंगे शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है। तो शिक्षण के संबंध में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने राय, अपने विचार दिए हैं शिक्षण को लेकर के, जिसको हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के तहत इसको पढ़े हुए हैं। इसमें सर्वप्रथम बीओ स्मिथ की परिभाषा का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बीओ स्मिथ जिन्होंने दिया है परिभाषा, वो इस प्रकार है: शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। शिक्षण जो है क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो हमें सीखने की उत्सुकता हमारे अंदर जागृत करती है। यह परिभाषा शिक्षण के संबंध में, टीचिंग के संबंध में बीओ स्मिथ महोदय ने दिया है। अगली परिभाषा एन एल गेल ने अगली परिभाषा दिया है, जो इस प्रकार से है शिक्षण के संबंध में। उन्होंने कहा शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का स्वरूप है। पारस्परिक जो प्रभाव हैं उसी का एक स्वरूप है शिक्षण, जिसका दूसरे व्यक्ति के व्यवहारिक दक्षताओं में परिवर्तन करने का लक्ष्य होता है। मतलब शिक्षण के द्वारा व्यक्ति की जो व्यवहारिक दक्षता है उसमें परिवर्तन किया जाता है। ऐसा इन्होंने शिक्षण के संबंध में परिभाषा दिया है एन.एल. गेल महोदय ने। शिक्षण के संबंध में अगली परिभाषा दिया है रयांस महोदय ने। उन्होंने कहा कि शिक्षण ऐसी गतिविधियों से संबंध रखता है जो दूसरे सीखने वाले को मार्गदर्शन या दिशा देने से संबंधित है। मतलब शिक्षण ऐसी गतिविधियों से संबंध रखता है, शिक्षण कार्य जो है उसमें ऐसी गतिविधियां समाहित होती हैं या संबंध रखता है जो दूसरे सीखने वाले को मार्गदर्शन या दिशा देने से संबंधित है। ऐसा रयांस महोदय ने शिक्षण के संबंध में, टीचिंग के संबंध में इनकी इस तरह की धारणा है या इन्होंने इस तरह की परिभाषा को दिया। अब हम इसके तहत जानेंगे अधिगम। अधिगम के बारे में क्या राय है या क्या परिभाषा है कुछ विद्वान के तरफ से या माध्यम से। तो इसमें स्कीनर आते हैं जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। स्कीनर महोदय ने अधिगम, लर्निंग को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब अधिगम के माध्यम से हम अपने व्यवहार में एक उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करने की यह एक प्रक्रिया है। मतलब सीख करके हम अपने व्यवहार को और अपने व्यवहार में और परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें जो कमियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। अधिगम, इस तरह का अधिगम के संबंध में स्कीनर महोदय ने इस तरह की परिभाषा दिया।
अगली परिभाषा गेट्स ने अधिगम को परिभाषित करते हुए बताया कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है, वही सीखना है, वही लर्निंग है, ऐसा गेट्स महोदय का कहना अधिगम के संबंध में। अगले जो हैं मनोवैज्ञानिक पावलो महोदय का अधिगम के संबंध में विचार है, धारणा है, परिभाषा है कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अनुकूलित जो अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है, इसके परिणाम स्वरूप जो आदत का हमारे निर्माण होता है, जो हमारे व्यवहार का निर्माण होता है, वही जो है कि क्या है, अधिगम। अगली परिभाषा प्रो एवं क्रो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का सामंजस्य है। मतलब अधिगम जो है आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का ही मिला का अर्जन है, इसका अर्जन है। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का ही अर्जन है। मतलब ये जो हम अर्जित करते हैं आदत, ज्ञान या अभिवृत्ति, वही क्या है, अधिगम। अब अधिगम के कुछ पक्ष हैं, 3 जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। इसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानेंगे, क्योंकि अधिगम के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, इसका जिक्र करते हुए हम आगे अपनी बात बढ़ाएंगे। तो अधिगम में सर्वप्रथम क्रियात्मक पक्ष जो है साइकोमोटर, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उस प्रकार के हैं। पहला है उद्दीपन, इम्पल्सन। उद्दीपन के माध्यम से, इम्पल्सन के माध्यम से हमारा जो अधिगम है वो क्या होता है, उसमें अधिगम में हमारे और अच्छा होता है, सीखना जो है क्या और अच्छा होता है। अगला है कार्य करना, मैनिपुलेशन, कार्य करना क्रियात्मक पक्ष में। अगला है नियंत्रण, कंट्रोल, स्वयं पे कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। संयोजन, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है अधिगम के लिए, क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत संयोजन, कोऑर्डिनेशन। अगला है स्वाभाविकरण, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है आदत पड़ना, हैबिट फॉर्मेशन। ये हमारे जो है कि क्रियात्मक पक्ष के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम, ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्रियात्मक पक्ष से। अगला है भावात्मक पक्ष। अधिगम के कुछ भावात्मक पक्ष भी हैं, इफेक्टिव जो अफेक्टिव भावात्मक पक्ष हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आग्रहण, रिसीविंग। हम रिसीव करते हैं, रिसीव कर करके कुछ बहुत सारे ज्ञान, फिर हम जो है कि अपना ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को परिपक्व करते हैं रिस्पॉन्स के माध्यम से। अगला है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स के माध्यम से जो हम कार्य करते हैं। इसमें हम लोग देखे होंगे पावलो ने जो उसका दिया था शिक्षा मनोविज्ञान में, अधिगम की परिभाषा के संबंध में उन्होंने दिया था, प्रयोग करके देखा था कुछ जीव जंतुओं पे, फिर उनके रिस्पांस देख करके फिर उन्होंने जो है कि परिभाषा हमारे सामने, शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारी परिभाषाएं उन्होंने दिया है। तो रिस्पांस के माध्यम से भी हम अपने अधिगम को परिपक्व कर सकते हैं। अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, अनुमूल्यन। अगला है प्रत्ययीकरण, कंसेप्चुलाइजेशन। मतलब जो शीर्षक है या जिस पर हमको बात करनी है उस पर हमें हमारा कंसेप्ट जो है कि
कुछ उस पर हमारे एक अवधारणा बननी चाहिए या बन जाती है अधिगम के संबंध में, जिसके माध्यम से हमारा जो अधिगम है वो जो और प्रभावी होता है या पहले से और अस्थाई हो जाता है हमारा अधिगम। अगला है व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, और अगला है चरित्र निर्माण। फिर लास्ट में जाकर के हमारा एक चरित्र निर्माण होता है। सारे बिंदुओं से को मिला करके फिर हमारा जो अधिगम के माध्यम से हमारा एक अपना एक अलग तरह का चरित्र निर्माण होता है, जो कि हमारी एक अलग समाज में एक आइडेंटिटी बनती। नेक्स्ट पक्ष जो है कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक पक्ष। अधिगम का अगला जो पक्ष है, तीन जो महत्वपूर्ण पक्ष की हमने चर्चा किया था, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और तीसरा है ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में जैसा हम लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं स्लाइड में, पहला है ज्ञान, पहला स्थान पे है ज्ञान, नॉलेज। हर व्यक्ति समाज में रहता है, जहाँ कहीं भी रहता है, वो अपने परिवेश से जाने अनजाने में बहुत सारी चीजों को सीख लेता है या उसके बारे में उसको जानकारी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी जानकारी भी हो जाती है जिसके लिए उसको विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। अगला है बोध, कंप्रिहेंशन। कुछ जानकारियां होने के बाद हमारे अंदर एक समझ आती है, उस पर हमारा एक अपना एक जो है कि एक विचार बनता है, हमारी एक अलग समझ विकसित होती है। अगला है प्रयोग, एप्लीकेशन। अपने हम ज्ञान को जो हमने अभी पढ़ करके या समाज से या अनुभव से या अपने बड़ों से जो हमने सीखा है, उसका हम फिर कहीं उसको अप्लाई करते हैं, अपने ज्ञान को प्रयोग में ले आते हैं। अगला है विश्लेषण, एनालिसिस। हम जब हमारे पास किसी विषय पर, किसी शीर्षक पर ज्ञान अच्छे से हो जाता है, तो हम फिर उसका विश्लेषण कर सकने के योग्य हो जाते हैं। उसका हम फिर विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उसकी कमियों को, अच्छाइयों को हम दोनों को अच्छे से हम समझ सकते हैं। अगला है संश्लेषण, सिंथेसिस, और नेक्स्ट है मूल्यांकन। फिर हम उस पर एक मूल्यांकन के स्तर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ से हमें चीजें सही गलत को हम जो है कि उसमें भेद हम कर पाते हैं। वर्तमान परिदृश्य में हम देखेंगे कि अधिगम में वर्तमान परिदृश्य में के अंतर्गत जो है कि हम चूंकि हम जो है कि 21वीं सदी में हमारा जो अधिगम का जो माध्यम है, वो दिन पर दिन जो है कि उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसमें जो है कि बदलाव हो रहे हैं। तो उनके बारे में हम कुछ देखेंगे क्या है, वर्तमान परिदृश्य में अधिगम किस तरह से प्रभावित हो रहा है। तो उसमें सर्वप्रथम है तकनीकी एवं ज्ञान, व्यापकता एवं विस्फोट। तकनीकी, टेक्नोलॉजी ने हमारे ज्ञान को जो है कि विस्तृत कर दिया है। हम पल भर में किसी भी शब्द का अर्थ जानना है, तो हम तुरंत उसको सर्च करके हम प्राप्त कर सकते हैं पल भर में। तो तकनीकी ने, टेक्नोलॉजी ने भी हमारे ज्ञान स्थायी बनाया है, परिपक्व बनाया है। देश काल की सीमाएं, देश काल की अपनी एक सीमाएं हैं इसमें। अगला है कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इंटरैक्टिव बोर्ड आदि। इन सब के माध्यम से भी हम अपने अधिगम को और आधुनिक बना सकते हैं, वैश्विक स्तर का बना सकते हैं अपने हम अधिगम। नेक्स्ट है साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट 1975। अगला है क्लास प्रोजेक्ट 1986 में।
क्लास प्रोजेक्ट, हम लोग क्लास में जो प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को दिखाते हैं सामग्री, शिक्षण सामग्री, उससे बच्चों का जो अधिगम है, हमारा अधिगम है, वो एक अस्थाई होता है। अगला है ईडूसेट 20 सितंबर 2004। ये अधिगम के अंतर्गत एक भारत सरकार का एक नया उपक्रम है। नेक्स्ट है सेटकॉम, सीट एवं आरओटी। अगला है ऑनलाइन लर्निंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है लर्निंग अकॉर्डिंग टू ईटीसी। आगे हम देखेंगे व्यवहारगत परिवर्तन के घटक। व्यवहारगत जो परिवर्तन हैं, उनमें कुछ जो क्या कंपोनेंट हैं, क्या घटक हैं, संक्षेप में इसके बारे में थोड़ा समझानेंगे। पहली जो है बिंदु, वो है शैक्षिक वर्गों को पुनः कई कार्य सूचक क्रियाओं या मानसिक योग्यताओं में बांटा जाता है। जो शैक्षिक वर्ग हैं उनको कई कार्य सूचक क्रियाओं या मानसिक योग्यताओं में बांटा जाता है। अगला है रॉबर्ट मेगर। रॉबर्ट मेगर 1962 ने सीखने की उपलब्धियों, लर्निंग आउटकम को महत्व दिया, जबकि भारतीय संदर्भ में आर.सी. मैसूर ने प्रक्रिया, प्रोसेस पर जोर दिया। रॉबर्ट मिलर ने नेक्स्ट है रॉबर्ट मिलर ने सैन्य अनुदेशन के लिए क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से में लिखा। अगला है आरसीएम ने ज्ञानात्मक पक्ष हेतु 17 मानसिक क्रियाएं मानी। इनमें विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन को सृजनात्मक, क्रिएटिविटी के रूप में माना। अब हम जो है कि अब आते हैं मुख्य जो हमारा शीर्षक है, रणनीति। हिंदी शिक्षण की जो रणनीति है, तो हिंदी शिक्षण को हम प्रभावी बना सकते हैं किस किस रणनीति को अपना करके। तो उसमें सर्वप्रथम है व्याख्या। व्याख्या के माध्यम से जो हमारे पास कविता है, निबंध है, कहानी है, उसकी व्याख्या करके हम जो है कि बच्चों को जो सामग्री है अच्छे से हम समझा सकते हैं। तो व्याख्या के भी प्रकार हैं। किस तरह की व्याख्या करेंगे, कोई कविता हमारे सामने है तो किस तरह की व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या के कुछ प्रकार हैं, 3 महत्वपूर्ण। पहला है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में जैसे है कि इसका जैसे हम भक्ति काल के जैसे कबीर के खास करके दोहों को हम लेते हैं, तो कबीर के जो दोहे हैं, एक शाब्दिक अर्थ होता है, एक दूसरा अर्थ होता है, व्यवहारिक अर्थ होता है। कबीर हैं, रहीम हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं। तो जो प्राचीन हमारे भक्त काल के कवि हैं, इनके जो कविताएं हैं, वो उसमें एक शाब्दिक अर्थ कुछ होता है और व्यवहारिक अर्थ कुछ होता है। तो वर्णनात्मक में क्या होता है कि हम वर्णों को, शब्दों को, अक्षरों को की व्याख्या कर देते हैं, मतलब उसका शाब्दिक अर्थ बता देते हैं। ये होता है वर्णनात्मक व्याख्या का वर्णनात्मक प्रकार। बच्चों को इससे क्या होता है कि उनकी शब्दार्थ के और शब्दकोश उनका जो है कि विकसित होने में इसके माध्यम से सहायता मिलती है बच्चों को। शब्द अर्थ बता के सारे शब्दों के एक बार अर्थ बता देते हैं, फिर मिला कर उसका अर्थ बच्चों को समझा देते हैं। दूसरा है तर्कपूर्ण व्याख्या। व्याख्या के प्रकार में अगला प्रकार है तर्कपूर्ण व्याख्या। तर्कपूर्ण व्याख्या में जैसे हम तर्क के माध्यम से चीजों को की व्याख्या करते हैं, जिसमें चीजें कई बार होती हैं हमारे सामने, लिखा कुछ रहता है लेकिन उसका अर्थ जो है थोड़ा सा कुछ अलग होता है, जिसको हम शब्द शक्तियों में हम पढ़ते हैं। 3 प्रकार की शब्द शक्ति: अभिधा, व्यंजना, लक्षणा।
तर्कपूर्ण व्याख्या की तर्कपूर्ण व्याख्या करके उस ऐसे बातों को हम समझा सकते हैं। तीसरा युक्ति संगत। युक्ति संगत व्याख्या के जो प्रकार हैं, जो तीसरा प्रकार है युक्ति संगत। जो भी हमारे पास कंटेंट है, जो कविता है, कहानी, निबंध है, जो भी कुछ है, उसका वर्तमान परिदृश्य में उसका क्या प्रभाव है या उसका क्या महत्व है या उससे हमें क्या सीख मिल सकती है। जैसे कह सकते हैं कविता का मैसेज क्या है। अगर कोई कविता है, कोई कहानी, तो उसका एक मैसेज होता है, तो उसको बता करके हम इस तरह से व्याख्या के प्रकार, तीसरा प्रकार को भी हम लागू उस तरह के कंटेंट पे इसको हम अपना सकते हैं। हाँ, अगला है वांछित घटक, डिजायरेबल कंपोनेंट। जब हम व्याख्यान विधि से जब हम बच्चों को चीज़ों को समझाते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखने की है, वो है प्रस्तावना कथन, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। उसका एक प्रस्तावना सर्वप्रथम हमें बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए कि उस पर एक प्रस्तावना करने का मतलब उसके उस शीर्षक पे या उस कविता पे एक सामान्य जानकारी बच्चों को देनी चाहिए, जिससे वो अपनी बात को या अपनी समझ को, पूर्व ज्ञान को उस अभी जो सीखने जा रहे हैं, कोई कविता, कहानी, अर्थ समझने जा रहे हैं, उसको अपने पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ सकें। अगला है जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग करके, एक्सप्लेनिंग लिंक में या उस शीर्षक के संबंध में, जिससे वो आगे की बातें, आने वाली जो कविता, कहानी में जो आगे आने वाली बातें हैं, पिछले बातों से उसको जोड़ सके। तीसरा है तकनीकी शब्दों का प्रयोग, टेक्निकल वर्ड डिफाइन। कुछ बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने से बच्चों का जो है उस पर उसकी समझ और आसान उनको हो जाती है। तो तकनीकी शब्दों का प्रयोग करके भी हम जो है कि व्याख्यान को और व्याख्यान विधि को और प्रभावित कर सकते हैं। अगला दृश्य सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ विजुअल टेक्निक्स। दृश्य सामग्री दिखा सकते हैं उसके संबंध में, उस शीर्षक के संबंध में, उस कविता, कहानी के संबंध में, जिससे उनका जो है अधिगम और प्रभावी होगा, अस्थायी होगा। अगला है छात्रों के ज्ञान जांच के प्रश्न। छात्र कितना जानते हैं, उनके पास कितना पूर्व ज्ञान है, तो उनके पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए कुछ हम जो है कि प्रश्न उनसे हम कर सकते हैं। अगला है निष्कर्ष कथन, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। फिर जो है कि एक निष्कर्ष जो है कि प्रस्तुत करते हैं उस शीर्षक पे। व्याख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे एक स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, व्याख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम व्याख्या करेंगे कविता की, तो वो प्रभावित होगा किन बातों पे प्रभावित होगा, किन क्या क्या बातें उसमें समाहित हो सकती हैं। तो उसमें पहला है छात्रों की आयु व मानसिक स्तर। जब हम व्याख्या करते हैं कविता की, निबंध की, तो वो बगैर प्रभावित हुए नहीं रहेगा। वो प्रभावित होगा, किससे प्रभावित होगा कि छात्रों की आयु डिपेंड करेगी और उनका मानसिक स्तर क्या है, सीखने का उनका मानसिक स्तर कितना विकसित हो चुका है। ये चीजें प्रभावित करेंगी व्याख्या को बच्चों तक
पहुंचने में। अगला है छात्रों का पूर्व ज्ञान व अनुभव। छात्रों का पूर्व ज्ञान, उन्होंने उनके पास पूर्व ज्ञान क्या है, पिछली पिछली कक्षाओं का ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान या अपने परिवेश से उन्होंने अब तक कितना ज्ञान अर्जन किया है, ये भी बात प्रभावित करेगी। और उन्होंने अपने जीवन में क्या, कहाँ तक या किस तरह का कितना अनुभव उन्होंने अर्जन किया है, ये सारी बातें प्रभावित करेंगी व्याख्या। तीसरा है छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस पर एक मत है कि छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रभावित करती है उनको सीखने के लिए अधिगम में। कोई बच्चा किस तरह का पारिवारिक पृष्ठभूमि है, किसके माता पिता, जिसके माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बड़े भाई बहन है घर में पढ़ने लिखने वाले, तो उसको पहले से उस चैप्टर के बारे में, उस पाठ के बारे में पढ़ा देंगे, तो स्कूल में आके जब पढ़ेगा तो उसको और आसान हो जाएगा समझने। और वहीं जिसके माता पिता कम पढ़े लिखे हैं, जिसको घर पे नहीं पढ़ाया जाता है, वो सीधा डायरेक्ट स्कूल में आके जब पढ़ता है तो उसको वो बातें वीडियो वीडियो बना।
एक बार इंटरनेट है, मुझे वेट करना पड़ता है, नेटवर्क पे होता है। चालू हो गया। हाँ, तो सभी शिक्षक बंधु क्षमा चाहेंगे, कुछ तकनीकी कारणों से हम जो है कि रुक गए थे बीच में ट्रेनिंग। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है सर। हम देखें, स्क्रीन दिख रहा है सर? जी सर। ठीक है सर, ठीक है सर, क्षमा चाहेंगे। आगे हम देख रहे हैं व्याख्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम लोग देखे थे कि व्याख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें महत्वपूर्ण है छात्रों की आयु व मानसिक स्तर, दूसरा है छात्रों का पूर्व ज्ञान व अनुभव, तीसरा है छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, किस किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, चौथा है भौगोलिक स्थितियां जहां से छात्र आते हैं, उनकी भौगोलिक स्थितियां किस किस तरह की हैं। अगला है भाषा व संस्कृतियों, किस भाषा से और किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं। हिंदी भाषा से, यदि हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी सीखने में, समझने में, पढ़ने में उनको आसानी होगी, और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो उनको हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा देरी से समझ सकते हैं चीज़, और किस संस्कृति से आते हैं। ये सारी चीज़ें व्याख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण कारक के रूप में हम इनको देख सकते हैं। अगली स्लाइड है व्याख्या कौशल के दोष। व्याख्या कौशल जो है, स्किल है, उसके कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं। उन कमियों के बारे में हम जानेंगे जिनकी जो हमारे विद्वान हैं जिन्होंने कुछ कमियों को हमारे सामने रखा है, वो इस तरह से है कि जो व्याख्यान स्किल है, कौशल है, उनमें महत्वपूर्ण जो कमियां हैं वो इस तरह से। पहला है केवल, इसमें क्या होता है, केवल शिक्षक ही क्रियाशील रहता है। जब हम किसी चीज को व्याख्यान विधि से समझाने की कोशिश करते हैं तो इसमें शिक्षक ही क्रियाशील रहता है, जबकि छात्र निष्क्रिय रहते हैं। छात्र बैठ करके चुपचाप सुन रहे होते हैं, और जो अध्यापक है वो उसकी कविता की या जो भी कहानी उसकी व्याख्या करते जाता है, और छात्र निष्क्रिय होकर के उसको सुन रहे होते हैं। उसमें छात्र क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जबकि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है छात्र केंद्रित है, जो ना कि शिक्षक केंद्रित है। तो इसलिए इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, दोष हैं व्याख्यान कौशल के। अगला है यह विधि केवल उच्च कक्षा एवं शिक्षा के लिए उपयोगी है। यह विधि जो है ऊंचे क्लास में व्याख्यान विधि का हम इस्तेमाल करके अपनी बात को रख सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जबकि छोटे बच्चों को आप व्याख्यान कौशल से जब पढ़ा रहे हैं तो उतना प्रभावी या उतना बच्चों के समझ के योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये कमियां हैं। तीसरा है बालकों की अपेक्षा शिक्षक का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें शिक्षक का रोल महत्वपूर्ण होता है, जबकि हमने देखा कि जो बालक हैं, जो छात्र हैं, वो निष्क्रिय सा उनका जो रिस्पांस होता है वो निष्क्रिय होता है। यह शिक्षक केंद्रित है, जैसे हमने बताया अभी कि यह शिक्षक केंद्रित विधि हो जाती है, जबकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली
छात्र केंद्रित है। तो ये इसमें अगला जो महत्वपूर्ण दोष है वो इसमें है। अगला है केवल योग्य एवं बोलने में प्रवीण अध्यापक ही व्याख्या पद्धति का सही अनुकरण कर सकते हैं। मतलब जो जो अध्यापक बोलने में बहुत अच्छे हैं, अच्छे से भाषण वगैरह दे लेते हैं, अच्छे से मतलब अपनी बात को प्रस्तुत कर ले जाते हैं, वही इसमें ज्यादा सफल हो पाते हैं। और जो उतना बात करने में उतना मतलब तेज नहीं है या उतना एक्सपर्ट नहीं है, वो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत करती है व्याख्यान विधि से पढ़ाना बच्चों को। अगला इसमें अगली जो कमी है, दोष है, वो है विषय का प्रयोगात्मक पक्ष उपेक्षित रहता है। जो इसका प्रयोगात्मक पक्ष है, मतलब इसको किस तरह से छात्र इसको व्यवहार में लाएं या अपने जीवन से, समसामयिक जीवन से संबद्ध कर पाए, ये बात उपेक्षित रहती है। तथा इस प्रकार से प्रदत्त ज्ञान अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। व्याख्यान विधि से जो बात पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, वो उतना अस्थायी नहीं होती। व्याख्या के दौरान यदि कोई छात्र समझ ना पाए तो शेष व्याख्या समझने में दिक्कत होती है। यदि कोई छात्र नहीं समझ पाता है शुरू में, तो फिर बाकी का जो आगे वाली आने वाली चीजें हैं, जो जानकारियां हैं, उसको भी उसको समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे व्याख्या कौशल के उद्देश्य। जो व्याख्यान स्किल है, कौशल है, उसके उद्देश्य क्या है। तो व्याख्या कौशल का जो उद्देश्य पहला है, कक्षा में छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को अधिक से अधिक तार्किक बनाना, व्याख्यान कौशल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है छात्रों को कम समय में अधिक विषय वस्तु बतलाना। ये व्याख्यान कौशल ही ऐसा एक कौशल है, स्किल है, इसमें आप कम से कम समय में बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं। इसलिए अभी आपको बताया गया कि यह ऊंची कक्षा में अधिक लाभदायी है। तीसरा जो इसका उद्देश्य है, वो है छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। छात्र को जब वो बात रुचि, ऐसी बातें रहेंगी जिसमें कोई जैसे कहानी है, कोई उस तरह की रोचक कविता है, तो उसको उनको सुनने की उनकी रुचि उत्पन्न होती है और सुनना चाहते हैं कि अच्छा आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। इस तरह के मन में प्रश्न आते रहते हैं। जैसे कहानी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में प्रश्न आएगा, रुचि जगेगी कि अच्छा कहानी में आगे क्या होता है, कौन कैरेक्टर इस तरफ जाता है, क्या करता है। तो इस तरह से एक रुचि बनी रहती है अंत तक। चौथा है छात्रों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। व्याख्यान कौशल से क्या होता है कि छात्र में चिंतन मनन या कल्पना शक्ति का उनके अंदर विकास होता है। अगला है पाठ्य वस्तु को सरल सहज भाषा में बोधगम्य बनाना। वस्तु है, जो विषय वस्तु है, उसको सरल सहज उद्देश्य, कुछ विशिष्ट उद्देश्य है, जैसे इसका है इस कौशल में दक्षता प्राप्त करना। इसका जो है कि व्याख्यान कौशल के है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसी भी घटना, कृपया किसी को माइक ऑन है, कृपया, किसी भी घटना संप्रत्यय सिद्धांत दृष्टि से शिक्षक जो करता है उसे व्याख्या कहते हैं, व्याख्यान कौशल उसे।
किसी भी ध्यान की दृष्टि से शिक्षक व्याख्या कौशल का महत्व। जी सुनाई दे रहा है सर? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। जी ठीक है सर। हाँ, आगे हम देखेंगे व्याख्या कौशल का महत्व। तो ये उच्च कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है, लाभदायी है। निम्न कक्षा में ये उतनी ये जो विधि है, व्याख्यान विधि, उतनी लाभदायी नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको दिखा करके आप कुछ समझाते हो तो ज्यादा समझते हैं। व्याख्यान विधि से वो ज्यादा समय तक ध्यान एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये उच्च कक्षा के लिए व्याख्यान कौशल ज्यादा लाभदायी है। कम समय में अधिक से अधिक हम बच्चों को, छात्रों को विषय वस्तु प्रस्तुत कर देते हैं या चीजों को अच्छे से समझा देते हैं। अगला इसका जो महत्व है कि यह शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त तथा आकर्षक है। यह शिक्षक के लिए, अभी हमने इसको कमियों के अंतर्गत देखा था कि यह शिक्षक केंद्रित है, न कि छात्र केंद्रित। शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त तथा आकर्षक। इस कौशल के प्रयोग से छात्रों में तर्क, चिंतन तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। व्याख्यान कौशल से छात्रों में तर्क करने की, चिंतन मनन करने की तथा कल्पना करने की शक्ति का विकास होता है। अगला है, कम समय में अधिक से अधिक सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। कम से कम समय में अधिक से अधिक बात को हम जो छात्रों तक पहुंचा पाने में, व्याख्यान विधि से पहुंचा पाने में सफल होते हैं। हम देखेंगे कि व्याख्या जो कौशल है उसका स्वरूप क्या है। व्याख्या का क्या स्वरूप? पहला है, व्याख्या छात्रों के पूर्व ज्ञान, रुचि तथा कक्षा स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जो हम व्याख्या जिस विषय पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह छात्रों के पूर्व ज्ञान, रुचि तथा उनकी कक्षा के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, भाषा सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं व्याख्यान में व्याख्या करना है, बोलना ही है, बताना ही है। तो हमारी जो भाषा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा है, भाषा विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए।
हमारी जो भाषा है वो हमारी विषय वस्तु जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं, उस पर आधारित होनी चाहिए। अगला जो इसका स्वरूप है वो है इस विधि में उच्चारण मधुर तथा स्पष्ट होना चाहिए। जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं, व्याख्या करते हैं, तो मधुर तथा स्पष्ट होना चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट ढंग से छात्रों के सामने रखना चाहिए। व्याख्या बहुत ज्यादा लंबी तथा उबाने वाली नहीं होनी चाहिए। जो व्याख्या हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो बहुत लंबी ना हो, क्योंकि इसमें आप जानते हैं एक तरफा इसमें संवाद होता है, अध्यापक के माध्यम से अध्यापक केंद्रित है, तो ये बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि लंबी हुई तो फिर छात्र या श्रोता जो है उनको उबाऊ महसूस होने लगा, उनको बोरियत महसूस होने लगी। यह निरंतर छात्रों की उत्सुकता में वृद्धि करने वाली होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात व्याख्यान विधि में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी समझ से है कि इसमें ये इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं ना, कुछ आनंदित करने वाली होनी चाहिए, ज्ञानपूर्ण होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होनी चाहिए। नहीं तो इसमें बहुत जल्दी ही उबाऊपन आने लगेगा। बहुत ज्यादा लंबा यदि व्याख्या खींच देते हैं और बहुत ज्यादा उतनी उत्सुकता भरी नहीं है या रुचिपूर्वक नहीं है, रुचिपूर्ण नहीं है, तो फिर छात्र इसमें जो है कि निष्क्रिय होने लगते हैं। सातवां, शिक्षक को व्याख्या क्रमिक रूप से करनी चाहिए। एक क्रम से हमें अपनी व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, एक क्रम से अपनी बात स्टार्ट करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए और उसका फिर अंत करना चाहिए। अगला है पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण के समय उसके स्पष्टीकरण के लिए अध्यापक को सहायक सामग्री जैसे कि चार्ट, रेखा चित्र का भी समुचित प्रयोग करना चाहिए। टीचिंग एड्स का भी उसमें समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे बीच बीच में छात्रों का जो ध्यान है वो आपकी तरफ आकर्षित होता रहे, अध्यापक की तरफ उनका ध्यान जो है कि आकर्षित होता रहे। बीच बीच में आप जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कोई सामग्री दिखा दे रहे हैं या चार्ट पेपर दिखा रहे हैं, कुछ दिखा दे रहे हैं, तो उससे उनका क्या है, जो निष्क्रिय भी हो रहेंगे छात्र ना, तो हम वो फिर से सक्रिय हो जाएंगे एक बार कुछ समय के लिए। तभी हम लोग इसी विषय पर ट्रेनिंग जब ले रहे थे सीबीएसई में, तो उसमें हम लोगों को एक चित्र दिखा दिया था उल्टा, तो सब लोग बोलने लगे थे ये चित्र उल्टा है, मैम चित्र उल्टा है, आपका जो है पीपीटी गलत सेट हो गया। बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, इस तरह से मैंने सेट ही किया कि आप लोग इस पर आपका ध्यान जाए। तो ध्यान जाए इसलिए जो है कि बच्चों को बीच बीच में सहायक सामग्री या चार्ट पेपर या रेखा चित्र वगैरह कुछ भी उनको बीच बीच में दिखाते रहना। हाँ, नेक्स्ट है व्याख्या करने की प्रविधियां। किन विधियों को अपना करके हम अपनी व्याख्यान विधि को अधिक रोचक और छात्रों को पसंद आने जैसे हम बना सकते हैं। तो उसमें है परिभाषा देकर, अस्पष्टता लाकर, मूर्त श्रव्य दृश्य सामग्री दिखाकर, रेखा चित्र दिखाकर या नाटक कर। पहला है परिभाषा देकर। जैसे जब शब्द कठिन है या जब दो शब्दों के बीच के अंतर को स्पष्ट करना है तो परिभाषा देनी चाहिए। ठीक है, जब शब्द कठिन है या दो शब्द जो संक्षिप्त शब्द हैं या एक जैसे शब्द हैं लेकिन उसमें सूक्ष्म अंतर वाले शब्द हैं, तो उनमें क्या होता है कि उसकी एक परिभाषा, बच्चों को छोटी सी परिभाषा बताने देनी चाहिए, शब्दों का अर्थ बताते हुए परिभाषा बतानी चाहिए। शिक्षक को स्वयं ही जटिल विचारों को उनका सरल रूप में विश्लेषण करके स्पष्ट करना चाहिए। पुस्तक है, कोई कविता है, जटिल शब्दों का इस्तेमाल है, उसमें
अलंकार है, समास है, छंद है, सबका इस्तेमाल किया गया है कवि के द्वारा। लेकिन एक अध्यापक होने के नाते हम लोग क्या करेंगे कि उसका एक सामान्य जो अर्थ निकलता है, जो कवि या लेखक का कहने का जो मतलब है उस पंक्ति के माध्यम से कहना जो चाहता है, उसको हम एक सरल शब्दों में बच्चों को बता देना चाहिए, जिससे उनको उनका एक अपना विचार उस शीर्षक पे, उस कविता पे बनने लगे। अगला है मूर्त श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। मूर्त श्रव्य दृश्य सामग्री दिखा करके हम व्याख्यान कौशल को और प्रभावी बना सकते हैं। कृपया माइक बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है कहीं से। मूर्त वस्तुओं का उपयोग करके शिक्षक कठिन संरचना की व्याख्या कर सकता है। मूर्त वस्तुओं का उपयोग करके शिक्षक कठिन संरचना की व्याख्या कर सकता है। कठिन से कठिन बात आप बच्चों को आसानी से समझा देंगे कब? जब आप उनको उससे संबंधित श्रव्य और दृश्य सामग्री का भी इस्तेमाल करते हैं, दिखाते हैं, उनको सुनाते हैं। जटिल से जटिल बात को वो कठिन से कठिन शब्दों को समझ ले जाते हैं बड़ी आसानी से देख करके। चौथा है रेखा चित्र द्वारा। रेखा चित्र अथवा चार्ट का प्रयोग करके भी विचारों को स्पष्ट किया जा सकता है। उससे संबंधित हम जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि उनको चार्ट दिखाइए, रेखा चित्र दिखाइए, इससे उनकी जो ज्ञान है वो और अधिक स्पष्ट होगा। जो बात है जो कहनी चाहिए, हमारी बात और स्पष्ट रूप से छात्रों तक पहुंचेगी। अगला है नाटक द्वारा। यदि जटिल विचारों को क्रियात्मक रूप दिया जा सकता है तो नाटक द्वारा उनकी व्याख्या की जा सकती है। यदि संभव हो सके तो कुछ कहानी का जैसे नाट्य रूपांतर, नाटक का तो हो ही सकता है नाट्य रूपांतर आसानी से, लेकिन कहानी वगैरह का भी हम नाट्य रूपांतर करके, जैसा कि अब चलन हो गया है, बहुत सारे हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनकी कहानी, इस लेखक की कहानी का इसने नाट्य रूपांतर किया। तो नाट्य रूपांतर से क्या होता है कि एक बार उसका मंचन हो जाता है या नाट्य रूप में वो बदल दी जाती है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। संवाद के रूप में जब बातें होती हैं तो ज़्यादा आसानी से छात्र उस चीज़ को समझ पाते हैं। कुछ अवांछित घटक है, जैसे वांछिक घटक हमने पढ़ा था कि व्याख्यान विधि के कुछ वांछिक घटक थे, कुछ अवांछित घटक भी, अनडिजायरेबल कंपोनेंट। अब अवांछित घटक क्या है, अनडिजायरेबल कंपोनेंट क्या है? तो पहला है असंबद्ध कथनों का प्रयोग, यूज ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट। होता क्या है कि हम व्याख्यान विधि में अपनी बात कहते जाते हैं और हमारी जो बातें हैं वो उस शीर्षक से अलग हो जाते हैं। मतलब शीर्षक कुछ और है, हमें पढ़ाना कुछ और है, लेकिन हम बोलते बोलते उस शीर्षक से बाहर चले जाते हैं, जो कि असंबद्ध हो जाता है हमारी शीर्षक से, हमारी कविता से। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हम जो कह रहे हैं वो संबंध होना चाहिए। दूसरा, निरंतरता की कमी, लेकिन कंटिन्यूटी। निरंतरता की कमी एक महत्वपूर्ण अवांछित घटक के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि इसमें जब हम व्याख्यान कर रहे होते हैं किसी शीर्षक का, कविता, कहानी का, तो उसमें एक निरंतरता कभी कभी का अभाव होता है, कमी होती है। इसको हमें ध्यान देना चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। तीसरा, धारा प्रवाहिता की कमी, लेकिन फ्लुएंसी। एक धारा प्रवाह में हमें अपनी बात कहनी चाहिए, एक क्रम से अपनी बात को हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। अगला है अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। इससे हमें बचना चाहिए, अनुपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल हमें
नहीं करना चाहिए। ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए व्याख्यान में या अर्थ बताते समय जो कि उपयुक्त हो। अब है व्याकरण शिक्षण। व्याकरण जब हम पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, तो किन रणनीतियों को अपना करके हम व्याकरण शिक्षण को अधिक छात्रों के हितैषी बना सकते हैं, छात्रों के समझने योग्य बना सकते हैं, उस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। व्याकरण के संबंध में कुछ विद्वानों की परिभाषा है। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। जो व्याकरण है वह भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है अथवा उसका शरीर विज्ञान है। ये स्वीट महोदय ने इस तरह की व्याकरण के संबंध में परिभाषा दी है। हैजलित महोदय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि व्याकरण विशेष शब्द संरचना की व्याख्या है। विशेष शब्द संरचना की व्याख्या है व्याकरण, ऐसा हैजलित महोदय ने कहा। जैगर महोदय का परिभाषा देते समय उन्होंने कहा कि प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। प्रचलित जो भाषा संबंधी नियम है उन्हीं की व्याख्या ही क्या है, व्याकरण। चैंपियन के मतानुसार व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य बनाने की योग्यता उत्पन्न करता है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य बनाने की योग्यता उत्पन्न करता है, अर्थात छात्रों को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने की क्षमता पैदा करता है व्याकरण के माध्यम से। ऐसा चैंपियन महोदय का व्याकरण के संबंध में परिभाषा। भाषा के स्वरूप की रक्षा करना, कुछ अन्य जो है कि विचार है व्याकरण के संबंध में कि ये व्याकरण जो है कि भाषा के स्वरूप की रक्षा करता है। जैसे हम पढ़ाते हैं ना छात्रों को, पहले कर्ता, फिर जो है कि कर्म, फिर क्रिया, एक क्रम से वाक्यों को रखना है। तो ये क्या कौन सिखाता है, व्याकरण हमें सिखाता है। तो भाषा, व्याकरण जो है भाषा के स्वरूप की रक्षा करता है। व्याकरण के अभाव में कोई भी भाषा जो है कि वो अधिक समय तक शुद्ध रूप से लिखी पढ़ी नहीं जा सकती, इसलिए व्याकरण बहुत जरूरी है भाषा के लिए। अगला है छात्रों के रचनात्मक वृत्ति में सुधार एवं विकास। व्याकरण के माध्यम से छात्रों की रचनात्मक वृत्ति में सुधार होता है एवं विकास होता है। अगला है छात्रों द्वारा भाषा के गुण और दोष को पहचानना। जब व्याकरण का ज्ञान हो जाता है तो इससे जो छात्र हैं वो भाषा के गुण और दोष को पहचान पाने में सक्षम हो जाते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है, क्या उसका विलोम है, क्या पर्यायवाची है, ये सब उसको छात्र समझ पाते हैं। अगला है छात्रों के आलोचनात्मक क्षमता में वृद्धि। छात्रों की आलोचनात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। ये कब संभव है, जब उनका व्याकरण मजबूत होगा। भाषा से संबंधित जो व्याकरण, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, जब तक व्याकरण नहीं उसका समझेंगे, उस पर वो अपनी राय या विचार या आलोचना प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। अगला है भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण का स्थान। भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण का स्थान। व्याकरण भाषा का सहचर एवं मित्र है। भाषा का जो व्याकरण है वह सहचर है, साथ साथ चलने वाला है, भाषा के साथ व्याकरण रहने वाला है और एक घनिष्ठ मित्र के रूप में रहने वाला है। मतलब दोनों को हम अलग इसकी सहायता से भाषा हमेशा सन्मार्ग पर चलती है। व्याकरण के माध्यम से ही कोई भाषा
सन्मार्ग पे या सही बचाता है तो कौन है? व्याकरण से ऐसा संभव। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति एवं लेखन में भाषा का शुद्ध प्रयोग व्याकरण के ज्ञान के बिना असंभव। मौखिक अभिव्यक्ति एवं लेखन में भाषा का शुद्ध प्रयोग तभी हो सकता है जब छात्रों में व्याकरण का ज्ञान हो, इसके बिना जो है कि असंभव है। प्रत्येक भाषा का अपना ध्वनि विचार, शब्द विचार तथा अर्थ विचार होता है। इनके बिना भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता और इनका ज्ञान व्याकरण की सहायता से ही होता है। व्याकरण भाषा प्रयोग को व्यवस्थित बनाता है। व्याकरण जो है वो हमारी भाषा का जो प्रयोग है उसको व्यवस्थित बनाता है। कुछ जो प्रमुख वैयाकरण हैं, भारतीय वैयाकरण, जैसे पाणिनि हैं जिन्होंने माहेश्वर सूत्र दिया है संस्कृत में, जिसको कहा जाता है संस्कृत का पूरा जो व्याकरण है वो पाणिनि के सूत्र पर, माहेश्वर सूत्र पर ही संपूर्ण संस्कृत का व्याकरण निर्भर है। अगले हैं पतंजलि, ये भी जो है कि संस्कृत के ही प्रमुख और व्याकरण। व्याकरण होता क्या है इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह वी प्लस आ प्लस क्री धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है व्यय क्रियाते, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप के माध्यम से शब्दों की व्याख्या होती है। मतलब व्याकरण के द्वारा के माध्यम से शब्दों की व्याख्या होती है। अब व्याकरण शिक्षण की कुछ प्रणालियां हैं जिनको अपना करके हम कक्षा में छात्रों को एक अच्छे ढंग से हम उनको व्याकरण पढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसी प्रणालियां हैं उसको हम देखते हैं उस पर। जैसे हिंदी में व्याकरण शिक्षण की मुख्यतः 6 प्रणालियां हैं। पहला है सूत्र प्रणाली या निगमन प्रणाली, डिडक्टिव मेथड। दूसरा है आगमन प्रणाली, इंडक्टिव मेथड। तीसरा है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, टेक्स्ट बुक मेथड। चौथा है समवाय प्रणाली, कोरिलेशन मेथड। पांचवा है भाषा संसर्ग प्रणाली, डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड। छठा है खेल विधि, प्ले वे मेथड। अब इसको हम एक एक को हम विस्तार में देखेंगे कि आखिर ये सूत्र प्रणाली या निगमन प्रणाली, इंडक्टिव, डिडक्टिव, टेक्स्ट बुक, कोरिलेशन, ये सब क्या है, इसको हम विस्तार में देखेंगे। तो पहला है सूत्र प्रणाली, निगमन प्रणाली, इंडक्टिव मेथड। तो इसमें क्या आता है, इसमें हम पहले नियम बता देते हैं कि इस नियम यह है, परिभाषा यह है। उसके बाद हम बच्चों को उदाहरण देते हैं। पहले नियम बता दिए जाते हैं, नियम के उपरांत उदाहरण के माध्यम से उसका प्रयोग बताया जाता है। इस विधि के माध्यम से व्याकरण की शिक्षा देने में शिक्षक को बड़ा आराम मिलता है, परंतु यह विधि अमनोवैज्ञानिक, नीरस एवं उबा देने वाली है। जैसे मान लीजिए कि हम संधि शीर्षक लेकर, संधि शीर्षक बच्चों को समझाना है, तो संधि हम समझाए, फिर स्वर संधि की परिभाषा दिए, फिर हम आए दीर्घ संधि पे। जैसे एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए हम दीर्घ संधि पे हैं, तो दीर्घ संधि का हमने बच्चों को परिभाषा पहले बताया। परिभाषा बताया कि समान स्वरों के का जब मेल होता है, मतलब अ प्लस अ मिलता है, या ई प्लस ई मिलता है, या उ प्लस उ मिलता है, तो यह मिल करके दीर्घ हो जाता है। अ प्लस अ बराबर आ हो जाता है, या आ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। समान स्वरों जब मिलते हैं तो वो दीर्घ होता है, बशर्ते क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। जैसे पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक में अ प्लस आ मिलके आ हो गया,
तो हमने पहले उनको नियम बताया, परिभाषा बताया, फिर हमने उनको उदाहरण दिया। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या। तो इसको कहते हैं सूत्र प्रणाली या निगमन प्रणाली। अगला है आगमन प्रणाली। इसमें उसका उल्टा होता है, निगमन का उल्टा होता है। इसमें पहले हम बच्चों को उदाहरण दे देते हैं। जैसे हम लिख देंगे कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। फिर हम उनको समझाएंगे, देखिए इसमें अ प्लस आ मिलके आ हुआ है। तब बच्चे खुद अपने से एक परिभाषा बनाएंगे कि अच्छा, समान स्वर जब मिलते हैं तो जब दीर्घ हो जाता है, अ प्लस अ मिलके जब आ हो जाता है तो वहां दीर्घ संधि होती है। एक परिभाषा बच्चे अपने से फिर बनाने लगते हैं, तो ये अस्थायी होता है, ये ज्यादा प्रभावी होता है। आगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली फिर से एक बार, इसमें पहले हम उदाहरण देते हैं, इसके बाद हम परिभाषा को बताते हैं। यह विधि छात्रों को सक्रिय रखती है। छात्र स्वयं सोचकर दिया गया उत्तर उनके ज्ञान को अस्थायी बना देता है, क्योंकि वो चूंकि देख रहे होते हैं कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है व्याकरण में, किस तरह से परिभाषाएं बन रही, तो खुद अपनी परिभाषा प्रस्तुत करने लगती है। इसलिए यह जो है कि अस्थायी हो जाता है। अगला है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। इस विधि में प्रत्येक भाषा में व्याकरण का ज्ञान पाठ्य पुस्तक के माध्यम से दिया जाता है। व्याकरण के लिए भी पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं। इन पुस्तकों में पहले नियम व सिद्धांत दिए जाते हैं, अर्थात परिभाषा प्रस्तुत की जाती है। स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यह विधि नियमबद्धता के कारण व्यर्थ सी लगती है। इसमें हर जगह हमें जो है कि नियमों को देखते हुए चलना पड़ता है। इसलिए यह जो है कि उतनी प्रभावी नहीं होती है, या उतनी असरदार नहीं होती जितनी कि आगमन विधि होती है। अगला है समवाय प्रणाली। इस विधि से, समवाय प्रणाली मतलब कोरिलेशन मेथड, कोरिलेट करते हैं जब चीज को, कोरिलेट करके जब छात्रों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। इस विधि से व्याकरण के अध्याय कार्य कराकर समझाए जा सकते हैं। सूक्ष्म तथ्यों का ज्ञान व्यवहारिक कार्यों या उदाहरण के माध्यम से कराया जा सकता है। छात्र इसे पसंद भी करेंगे। इस विधि के माध्यम से व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा देने में आएगी। इनमें नियमित व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस समवाय प्रणाली की कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां हैं। अगला है भाषा संसर्ग प्रणाली। इस प्रणाली के प्रतिपादकों का मत है कि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से न दी जाए। इसके जो प्रतिपादक हैं या जो मतावलंबी है, उनका कहना है कि व्याकरण की जो शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से न दी जाए। इनका विचार है कि भाषा व साहित्य पर अधिकार करने के लिए लोकप्रिय स्तरीय लेखकों, विद्वानों आदि की रचनाओं का अध्ययन कराया जाए। इससे छात्रों को भाषा का ज्ञान हो जाएगा और भाषा के ज्ञान के उपरांत व्याकरण की जानकारी उन्हें स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं, इसी का अनुसरण करते हुए हम देखते हैं कि जो एनसीईआरटी हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खास करके 6, 7, 8 में हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम जान रहे हैं कि उसमें बच्चों को अलग से व्याकरण के लिए प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उसी में व्याकरण के कुछ प्रश्न होते हैं, भाषा करके पाठ के अंत में ही भाषा की बात के अंतर्गत जो उस पाठ में आए रहे होंगे कुछ विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द या लोकोक्तियां, मुहावरे या अलंकार या समास, तो भाषा की बात के अंतर्गत उसी में रख दिया है। तो उसमें जो आए रहे होंगे जो बातें हैं वो उसी पाठ में वो सारी चीजें रही होती हैं। तो ये जो एनसीईआरटी है, ये भाषा संसर्ग प्रणाली के अंतर्गत जो बसंत भाग 1, 2, 3 कक्षा 6, 7, 8, इसमें इसका अनुसरण अच्छे से हो रहा है, उससे हम समझ सकते हैं। इससे क्या होता है, छात्र व्याकरण
के लिए कहीं और उनको नहीं जाना पड़ता है सीखने के लिए, उनको उसी पाठ में उसका वाक्य प्रयोग भी करा दिया गया होता है, व्याकरण की चीजें भी बता दी गई होती है। तो थोड़ा थोड़ा सा सीखते सीखते फिर वो अपना ज्ञान व्याकरण के संबंध में विस्तृत तथा उनका ज्ञान अस्थायी हो जाता है। अगला है खेल विधि। खेल विधि के माध्यम कही जा सकती है। खेल विधि से छात्र खेल खेल में सिद्धांतों को हृदयंगम कर लेंगे। खेल खेल में शब्द भेद को समझ लेंगे। लिंग भेद वचन आदि का ज्ञान कराया जा सकता है। खेल खेल में बच्चे सब सीख जाते हैं। शब्द भेद, लिंग, वचन, कारक आदि का ज्ञान उनको हो जाता है। इस तरह से आज का जो है कि प्रशिक्षण हिंदी शिक्षण की रणनीतियां माध्यमिक स्तर पर जो प्रशिक्षण का जो सत्र है प्रचार महोदय से चाहेंगे कि समाप्त करने की हमें अनुमति सर। हाँ, आज का ये ट्रेनिंग सेशन जो रहा, जो अनिल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ, जिसमें व्याख्यान में विधि जो है उसके बारे में बताया गया कि व्याख्यान कितनी तरह का होता है, कि वो वर्णनात्मक हो सकता है, युक्ति संगत हो सकता है, तार्किक हो सकता है। और जब भी एक व्याख्यान मेथड होता है तो ये कहा जाता है कि ये जो लोअर क्लास है उसके लिए युक्ति संगत नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस मेथड में भी ये कहें, जैसा कि अनिल जी ने बताया कि कोई भी मेथड जो है एक लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, तो बीच में आया था कि अगर हम जो लर्नर हैं उसकी जो मेंटल लेवल है, उसकी जो एज है, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड या ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लेक्चर मेथड का भी अगर यूज करते हैं तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मेथड हो सकता है। और इसमें अगर हम कंटिन्यूटी रखें, बार बार एक ही कथनों का प्रयोग नहीं करें, युक्ति संगत शब्दों का अगर प्रयोग करें तो ये बहुत अच्छा भी हो सकता है। इसके बाद अनिल जी ने व्याकरण शिक्षण के बारे में बताया कि उनके 6 जो सिद्धांत हैं, इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, प्लेवे मेथड, डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, और ये बताया गया कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। जो बताया गया कि जो इंडक्टिव जो डिडक्टिव जो अप्रोच है, कि पहले अगर एग्जाम्पल दिया जाए और उसके बाद उसमें जो एक परसेप्शन है वो क्रिएट किया जाए, तो वो व्याकरण शिक्षण के लिए बहुत ही अच्छा मेथड हो सकता है। तो अनिल जी ने आज बहुत अच्छी तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में भाषा शिक्षण जो हिंदी विषय है उसके बारे में बताया। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का ये जो ट्रेनिंग सेशन है हम सभी के लिए लाभदायक रहा होगा। तो एक बार पुनः अनिल जी को बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूँगा कि आज का जो अटेंडेंस लिंक है उसको शेयर कर दिया जाए, जिससे कि सभी अपने अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी शिक्षक बंधु से मीटिंग को लिफ्ट कर सकते हैं।